So, very good evening, all the participants. Today, we will try to do some case studies on this allied laws. I have already shared one PPT with you. I have created one online test also on this. So, let us see some of the provisions. ठीक है. So, I hope now it is visible on your screen. Is it visible? विजिबल है जी? यस सर, यस यह सर। विजिबल है सर। ओके ओके. तो देखिए, हम 4 या 5 केस स्टडी करेंगे. वो आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल गया इसका, केस स्टडीज वाला? केस स्टडी वाला से ढूंढ रहे थे, मिला नहीं एक। अभी भेज देता हूं. तो हाँ, ऑनलाइन टेस्ट मिला नहीं मिला? ऑनलाइन तो मिल गया, टेस्ट मिल गए सारे। नहीं, आज ही एक बनाया है. आज बनाया सर? आज वाला अभी भेजा गया चैट में सर। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, अभी यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर मैं भेजता हूँ. ओके ओके। गुप्ता, हाँ जी. हाँ गुप्ता जी, आपको बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा हमारा कॉन्फ्रेंस चालू हो गया। ओके ओके, कोई बात. ये तो कंपनीज एक्ट वाला है, बाद में करेंगे. ठीक है. ये वाला केस स्टडी तो हमने किया था मेरे हिसाब से पहले भी. किया था या नहीं किया? अजय जी, किया है या नहीं किया? सर नहीं किया। नहीं किया सर। ठीक है. ओके. सो केस स्टडी 1 क्या कहती है? केस स्टडी एक बार पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ दीजिए. आज पढ़िए आप, सिंह साहब आप पढ़िए. हाँ हाँ सर, व्हाई नॉट। Mr. Anshul applied for a job as a principal of a school. The school management decided to appoint him. One member of the school management committee privately informed Mr. Anshul that he was appointed, but official communication was not given from the school. ये शायद हम लोगों ने किया था सर इसको. Later, the management of school decided to appoint someone else as a principal. Next, Mr. Anshul filed a suit against the school for cancellation of his appointment and claimed damages for loss of salary. हाँ, ठीक है जी. केस स्टडी समझ में आ गई? इतनी सी केस स्टडी. तो दिस केस स्टडी इज बेस्ड अपॉन कम्युनिकेशन. कि कम्युनिकेशन कौन करेगा, ऑफर का कम्युनिकेशन कौन करेगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कौन करेगा. कुछ रूल्स है, देयर आर सर्टेन रूल्स, है ना. हियर द कम्युनिकेशन इज नॉट बीइंग डन ऑफिशियली, है ना. क्या लिखा है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाज नॉट गिवन, है ना. वन मेंबर प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड. सो इफ देयर इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वेदर इट अमाउंट्स टू कम्युनिकेशन? नो. सबसे पहले तो ये है कि ये जो मिस्टर अंशुल ने अप्लाई किया है जॉब के लिए, वेदर इट इज एन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर. भाई आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इनविटेशन इनविटेशन टू ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर सर. इनविटेशन टू ऑफर तो नहीं है भाई. यू आर ऑफरिंग योर सर्विसेज. नो, मिस्टर अंशुल इज offering his services against an invitation for job. हाँ, तो ऑफर ही हुआ ना. इनविटेशन टू ऑफर इज बाय द स्कूल. Right. Invitation to offer is by the school, and Mr. Anshul, what Mr. Anshul is doing, he is offering his services. Now, whether it is general offer or it is a special offer. So general offer. General offer. It is a special offer. Because general offer क्या होता है? Anybody can apply, right? Accept. Anybody can accept his offer. Whether anybody can accept his offer, the answer is no. He has applied for a particular school, है ना? So only that school can एक्सेप्ट हिज ऑफर, है ना. तो जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में इट्स ए स्पेसिफिक ऑफर. नाउ वेदर दिस प्राइवेट कम्युनिकेशन विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस और नॉट. भाई एक वन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज बीन सेलेक्टेड, है ना. सो वेदर दिस प्राइवेट कम्युनिकेशन अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन.
Yes, it is acceptance. No, it is not an acceptance because it is a private, Unofficial. unofficial, and no official communication is given. No formal communication is made. Okay. Right. So official communication is not given. Now they have appointed someone else. And now he is filing a suit for cancellation of his appointment. So there was no communication, first of all. So he cannot claim any damages. Now let us see the questions. Invalid. What is the position of Mr. Anshul in the given case? Anshul का position क्या है? Offerer, offeree, promiser, promisee. अभी तो हमने डिस्कस किया. ऑफरी हुआ. ऑफरी Offeree. है जिसको सर्विसेज ऑफर की जाती हैं. Right. So अंशुल Anshul is ऑफर कर offering. रहा. बी नहीं, बी नहीं होगा सर जी, ये होगा ऑफरर है Offerer. ना. अंशुल तो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो जो अपनी सर्विसेज ऑफर करता है उसको Offerer. ऑफरर कहते हैं. Yes, sir. Right. Offerer. Perfect. ऑफरी कौन है? ऑफरी इज द वन A school, college. ऑफर इज बीइंग मेड. सो स्कूल इज द ऑफरी हियर. Offering. Right. सो आंसर इज ए. ठीक है. Yeah. नेक्स्ट. व्हाट टाइप ऑफ ऑफर इज गिवन बाय मिस्टर अंशुल? व्हाट टाइप ऑफ ऑफर इट इज? Whether it is a cross offer, standing offer, general offer, Special offer. Special offer. right? So it's a special offer. Whether private information, I think I've started recording. Whether private information by one of the members of management amounts to acceptance? No. तो क्या ऑप्शन रहेगा? No acceptance should be in writing only. नहीं, ये तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना. अगर Whether private information by one person, one of the member of management amount to acceptance. क्वेश्चन ये है ना. अगर मान लीजिए वो प्राइवेट मेंबर राइटिंग में भी दे देता तो क्या हो जाता ना? फिर भी नहीं होता. नो मैं वो स्कूल का ऑफिशियल मेंबर वो ऑथराइज्ड पर्सन ही नहीं था. एथराइज पर्सन होना चाहिए. तो नो, ही वाज नॉट एन एथराइज पर्सन. मान लो कोई पीएन बता दे, ठीक है, कोई क्लर्क ने बता दिया कि भाई आपकी फाइल मूव हो गई है और आपका ऑफर हो, आपका सिलेक्शन हो गया. डी इज करेक्ट आंसर. नो, ही वाज नॉट एन एथराइज पर्सन. हाँ, तो द आंसर इज डी. ठीक है. सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या रूल है? बाय ऑफरिंग हिमसेल्फ और इज ऑथराइज्ड एजेंट. राइट. ठीक है. वेदर द सूट फाइल्ड बाय मिस्टर अंशुल इज टेनेबल? नो. तो क्या आंसर रहेगा? नो, एज इट इज नॉट ए वैलिड कंटेंट. हाँ, बी आंसर बी. ओके. चलिए नेक्स्ट. Rishabh, a minor, falsely representing his age, entered into an agreement with the shopkeeper for a loan amount for purchasing a laptop. He gave his expensive watch as a security and took a loan of 70,000. He purchased a laptop worth 63,000 and happily spent the rest of the amount with his friends on a treat. Later on, he realized that his watch was an expensive watch and he should not have given like this to the shopkeeper. So he went back to the shopkeeper and asked for his watch back. However, he refused to repay the loan amount. The shopkeeper disagreed to this and filed a case against minor for recovery of the loan amount. ठीक है. तो फैक्ट्स यू हैव अंडरस्टूड. फैक्ट्स तो समझ में आ गए. Yes. फैक्ट्स क्या है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर. Minor. सो कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड, वॉइडेबल क्या होता है? वैलिड क्या होता है? Wide. इट इज अ वॉइड, है ना. Wide. बट ओनली फॉर नेसेसरीज रिकवरीज कैन बी मेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. ठीक है. सपोज ही परचेजेस ग्रोसरी. ठीक है. हियर ही इज परचेजिंग लैपटॉप विच इज नॉट अ नेसेसिटी. Right. ठीक है ना. तो यहां सिचुएशन डिफरेंट है. ग्रोसरी के केस में सिचुएशन डिफरेंट रहती है. तो इन दैट केस रिकवरी कैन बी मेड आउट ऑफ प्रॉपर्टी ओनली, नथिंग बियॉन्ड दैट. बट हियर दैट इज ऑल्सो नॉट द केस.
So on the basis of the above, answer the following questions. A minor is not competent to enter into any contract. अच्छा, ये सेक्शन तो कोई बात नहीं, सेक्शन छोड़ सकते हैं हम. सेक्शन पे दे विल नॉट नॉर्मली आस्क द क्वेश्चंस कि भाई सेक्शन कौन से में है, 11 सेक्शन में है, ये छोड़ दीजिए. नेक्स्ट. कैन ऋषभ बी फोर्स टू रीपे द लोन अमाउंट? नो. Only 7,000, no, but only 70,000. तो 63,000 क्या था? 63,000 था वो लैपटॉप. लैपटॉप. 7,000 उसके पास, बस 7,000 का उसने पार्टी कर लिया, अब उसके पास कुछ नहीं है. राइट. राइट. तो आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी ए. नो. हाँ. नेक्स्ट देखिए. कैन शॉपकीपर फाइल ए केस आफ्टर 3 years? भाई अभी तो माइनर है. मान लीजिए सपोज आफ्टर 3 years इट बिकम्स मेजर, तब क्या तब केस फाइल हो जाएगा? ये तब भी नहीं होगा. नहीं होगा. आंसर ही है इसमें. रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. यस, आंसर इज डी. डी. विल ऋषभ गेट हिज वॉच बैक? क्या उसको वापस मिल जाएगी वॉच? नो. द आंसर इज यस. Yes, but only if shopkeeper get his money back. No? नहीं 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 नहीं. WhatsApp audio. B, yes, it is wide of an issue. हाँ. Initial, right? Wide of an issue. नेक्स्ट देखिए. रचना अरेंजेस एन ऑप्शन टू सेल एन एंटीक वॉल क्लॉक. Meghna, being one of the bidder, gives highest bid. For announcing the completion of sale, the auctioneer strike the hammer on the table, but suddenly. एक मिनट. बैक पर. हाँ जी. यस. यस प्लीज. Yes. On announcing the completion of sale, the auctioneer strike the hammer on the table, but suddenly hammer break and damage the watch, which is lying near the table. Meghna want to avoid the contract. केस समझ में आ गया आपको? ठीक है. मेघना जो है वन ऑफ द हाईएस्ट बिडर है. अब ऑक्शनियर ने क्या किया? ऑक्शनियर ने हैमर स्ट्राइक किया टेबल पे. वो हैमर टूट गया और वॉच टूट गई. अब वो कह रही है मैं टूटी हुई वॉच क्यों लूं? जी. व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? सर अनइन्फोर्सेबल बी है. अनएनफोर्सेबल नहीं है. क्योंकि घड़ी टूट गई ना सर. घड़ी टूटने से कुछ नहीं होता भाई. एज सुन एज द हैमर स्ट्राइक्स, इसमें क्या होता है? हैमर स्ट्राइक होगा तो बस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. Implied contract, sir. हाँ. हाँ श्याम बोलो. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑक्शनियर? ऑक्शनियर हेलो. कौन है? हो गया. हेलो. ऑक्शनियर जो है यहाँ हो पर, गया ना. वो कौन है? एजेंट ऑफ द ऑनर. ओनर या सेलर? यस सेलर राइट. जो सेल कर रहा है ऑक्शन में. कैन मैग्ना रिट्रैक्ट फ्रॉम द बिड? Retract from bid, no. As the hammer has fallen. No. Retract from the bid. Retract passing. Says he is the highest bidder. मुझे लग रहा है डी, बट आई थिंक सी होना चाहिए. आंसर विल बी सी. यस. लॉजिकली आपको डी लग सकता है, बट एज पर एक्ट जो है वो सी रहेगा. हु शैल बियर द लॉस? लॉस किसका होगा? और मैग्ना का ही होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल. नेक्स्ट देखिए. Akshay purchased a refrigerator from Jethalal, the owner of Gada Electronic, on condition that first 3 days he will check its quality and if satisfied, he will pay for the
for that, otherwise he will return the refrigerator. हाँ, तो ये सेल और रिटर्न बेसिस का केस है, ठीक है। और सेकंड डे कोई जो है ये खराब हो गया, उसने कहा Second था day कि 3 दिन तक refrigerator मैं is चेक करूंगा। right due to uncertain voltage fluctuation. Jethalal demand the price of refrigerator from Achay. ठीक है जी, केस तो समझ में आ गया। जी, ये किस टाइप का एग्रीमेंट है? agree sale on return basis. हाँ, ठीक है, तो इसका So आंसर सेल DC ऑन is correct. रिटर्न बेसिस। वेदर अक्षय इज लायबल टू पे द प्राइस, इसको प्राइस देना है या नहीं देना है, क्या होगा? Achay. I think he is correct. As ownership process. नहीं, उसने तो कहा था ना 3 दिन मैं अच्छा, रखूंगा, क्वालिटी अच्छा, चेक उसके करूंगा, पहले ही तो हो गया दूसरे वो। दिन ही B, खराब हो B. गया। But no damage can be claimed. D होगा only price, but no damage can be claimed from. No. भाई आप B, sir, इसका B. इसकी पहले केस स्टडी देख लो एक बारी, जी, ये है, ठीक है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था 3 दिन तक भैया मैं क्वालिटी चेक करूंगा, अगर सही लगी तो मैं पैसे दे दूंगा, अदरवाइज मैं वापस कर दूं। दूसरे दिन ही खराब हो गया। हाँ, but due to higher voltage fluctuation, sir, वो uncertain तो voltage. फ्रिज में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। होएगा, right? Okay. Okay. Condition is not fulfilled. So इसका होगा आंसर bear the loss से। जो ये तो जेठालाल सेकंड को क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन More था। and 90 के। है, अभी हम सेकंड में थर्ड पे आ गए सर। ठीक है। हाँ, Whether Achay is liable to pay the price under sale of goods at 19. Yes, as ownership was in no property does not was. No, but he is liable for damages. B, sir, B होगा। No, as property does not was, no. नहीं, वो actually condition तो full है। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा बी, प्रॉपर्टी B, पास नहीं no, हुई as अभी। property does not was. भाई अभी 3 दिन हुए नहीं ना, 3 दिन के जी। बाद होता तो अलग बात थी, मान लो तो- चौथे तो- दिन खराब हो जाता। तब तो उसको bear करना पड़ता हाँ, अक्षय को। ओके, हु विल अल्टीमेटली बेयर द लॉस? जेठालाल B. B. हाँ, Shopkeeper. according to section ACC. 24 of the sale of goods act, SDA the property. property passes to the buyer। कब पास होती है प्रॉपर्टी? एक मिनट, SDA property when he signifies his approval or acceptance to the seller, when he does any other act adopting the transaction, if he does not signify his approval or acceptance to the seller but retain the goods beyond a reasonable time. ये C is correct. A, sir. C, any of the above भी हो सकता है. When does he other act Option A, adopt? sir. No, when he signifies approval, when he does any other act adopting the transaction. Section 24. I think sir 24 any को of the भूल जाइए, above. 24 को भूल जाइए। सेल और रिटर्न में देखिए, देखिए ऐसा है, मैं आपको जी। सेकंड का एग्जांपल देता हूं। व्हेन ही डज Okay. अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, इसका एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेडर है, ठीक है। जी। नाउ दैट जी। ट्रेडर इज परचेजिंग गुड्स, he Okay. has purchased the goods and he has sold the goods to some other party. Okay. So in that case he is doing some act which adopting the transaction. Right. इसका मतलब परचेज तो कर लिया ना उसने, जब उसने जी। आगे फर्दर सेल कर दिया है ना। हाँ, जी, तो दिस इज जी। एग्जांपल ऑफ बी। फर्स्ट इज व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल or acceptance to the seller. Suppose on the first day itself he telephones him that okay, fridge is fine, I am making the payment, तो पहला ये ऑप्शन हो जाता। थर्ड इज सपोज ही रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड 3 days, उसने बोला था 3 दिन तक चेक करूंगा, मान लो उसने Right. 15 दिन रख लिया अपने पास, ठीक है। जी। तो उस केस में क्या होगा? तो भी Acceptance में। आपका प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। सो इन Right. एनी ऑफ द 3 सिचुएशंस प्रॉपर्टी विल पास। तो यहां तो से any of the above. D is correct. आंसर विल बी डी, ठीक है। सेकंड, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द एग्जांपल ऑफ बी पॉइंट। जी सर। B point is any other act adopting the transaction when you further sell it,
ठीक है, तो आंसर विल बी डी। D. नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये सेठी, ये एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, अभी हम सीधे ना पार्टनरशिप एक्ट पर चलते हैं, ओके इसको बाद में करेंगे। ओके। ये कौन सा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस यू कैन गो थ्रू अपने आप, ये तो कर सकते हो आप, इसमें कोई खास बात नहीं है। Now, normally they will ask a question on expulsion of partner. तो expulsion of partner के लिए let us see the some of the provisions. So what are the provisions for expulsion from partnership firm? You tell me the provisions. क्या provision होते हैं? Provisions हैं क्या? Suppose there are 3 partners in a firm. ठीक है? Now their wives go to a club. The wives of the 3 partners go to a club and there is a fight between them. ठीक है? So now 2 partners, they decide to expel the 3rd partner. Whether they can do so, this is the question. Depend on percentage of these partners. नहीं, No, परसेंटेज की no. बात नहीं है। And पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है उनकी? Right. नहीं, एक्चुअली क्या है, पार्टनरशिप डीड कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग। देयर आर Right. सर्टेन प्रोविजंस इन दी पार्टनरशिप Under Partnership Act. Right. वो क्या है, कुछ में तो आपको प्रोविजन देखने पड़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट में, कुछ जो है वो फिर आपका इस तरह से बनेगा, Deed है उसके ऊपर। डीड अगर है तो। If अब इसमें if deed is silent तो Act will apply ना सर। हाँ, इसमें देखिए एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर क्या है, वो कहता है ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जितनी मर्जी मेजॉरिटी हो नहीं कर सकते, सेव इन द एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ और पावर्स कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब ये गुड फेथ में तो नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं भाई, उनकी वाइफ ने आपस में लड़ाई करी, उसका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म से तो कोई मतलब नहीं ना, लेना देना नहीं। राइट है ना। तो आइदर जैसे या तो मान लो कोई गबन कर रहा हो पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, नाउ ही इज सपोज पॉकेटिंग द प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स, सो देन यू हैव गॉट एवरी राइट कि भाई यू हैव गॉट सीसीटीवी इंस्टॉल्ड, आपने देखा है कि ही इज सेलिंग द गुड्स फ्रॉम द शॉप एंड ही इज पॉकेटिंग द प्रोसीड्स, ही इज नॉट अकाउंटिंग फॉर प्रोसीड्स, तो इन दैट केस यू कैन एक्सपेल हिम बिकॉज इट इज इन गुड फेथ। ठीक है, or powers conferred by contract between the partners. The provisions of subsection 2 and 3 and 4 of section 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner. ठीक है ना, तो रिटायरमेंट वाले और जो एक्सपल्शन वाले प्रोविजन है वो सेम है। ये कहां पर लिखे गए हैं, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, 3 and 4। So how do you expel your partner in a partnership? The test of good faith as required for expulsion as stated under section 33(1) includes 3 aspects। ठीक है, गुड फेथ का क्या मतलब है, पहला, the expulsion must be in the best interest of the partnership, like I gave you the example, suppose somebody is doing cheating in business, ठीक है, he is selling the goods and is pocketing the proceeds, he is not accounting for those proceeds, so then you have got right to expel him। Second, the partner that is to be expelled must be served with a notice, so you have to serve him a notice also। ठीक है, विदाउट नोटिस यू कैनॉट एक्सपेल, एंड द पार्टनर हैज टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सो यू हैव टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। राइट। So thus a partner can be expelled only when below 3 conditions are satisfied. First, expulsion of the partner is necessary for the interest of the partnership. The power to expel should be exercised by majority of partners. It should be exercised in absolute good faith in the interest of the firm. So these are important. Notice is served to the expelled partner and opportunity of being heard is given to the expelled partner. So these are the conditions. ठीक है,
So if they frame a case study on this, so I think you can easily answer the case study. ठीक है? तो आपको ये वाली कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. Now, example है in Carmichael versus Evans, C was a partner in a firm of drapers. पढ़िए जरा एक बार. In a Carmichael versus Evans, he was a partner in a firm of drapers. He was convicted of traveling without ticket. The partnership agreement authorized expulsion when a partner was guilty of flagrant breach of duty. She was given the notice of expulsion on the above ground, held that expulsion was justified. So far as his liability for act done before or after his expulsion are concerned, the expelled partner is in the same position as that of a retiring partner, section 33. In most cases, a partner can force out another partner only for violating the partnership agreement or state or federal law. If you did not violate the agreement or act illegally, you may nonetheless be forced out of the partnership if a court determines that a partnership should be dissolved. ठीक है. तो क्या कहता है? वो ये कहता है या तो आप यू आर वायलेटिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और यू आर वायलेटिंग द स्टेट और फेडरल लॉ. सपोज कोई आदमी स्मगलिंग में पकड़ा गया. भाई 3 पार्टनर है. वन ऑफ द पार्टनर्स इज अरेस्टेड बाय द पुलिस से फॉर साइबर फ्रॉड, सो दे कैन एक्सपेल हिम. है ना? या तो फ्लैग्रेंट वायोलेशन होगा ना, तो फ्लैग्रेंट वायोलेशन में तो चल जाएगा. सो ए पार्टनर ऑफ एलएलपी में बी रिमूव्ड. अच्छा, ये तो जनरल हो गया, ये एलएलपी के बारे में आ गया इसमें. तो ये दे दिया, क्या वो दे दिया? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल डेटा. अच्छा, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में? अभी तो 50 तक हो सकते हैं सर. पहले 20-10 थे बैंकिंग केस में 10, अभी 50 कर दिया है ना. ये आपको दिस आंसर इज नॉट गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट, इट इज गिवन इन कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि एज पर रूल 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 बट एज प्रेस्क्राइब्ड. बट उसके बाद में फिर आपको रूल पर जाना है. और रूल 10 क्या बोलता है? रूल 10 बोलता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन फर्म टू बी 50 बाय रूल 10. सो यू हैव टू रीड द कंपनीज एक्ट अलॉन्ग विद रूल्स. वहां से आपको मिलेगा आंसर इसका. अभी सर बैंकिंग के केस में भी वही सेम ही है. एक बार चेक कर लेंगे वहां पर क्या है. ये एक बार देख लेते हैं, केस स्टडी ऑन एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर. ओके, केस स्टडी पढ़िए जरा एक बार सिंह साहब. Sun Care Food Products and Services is a partnership firm engaged in the business of food product and services since 2011. Having 14 partners, the firm is not registered under the Partnership Act 1932. The firm is considering the expulsion of the following partner from the firm. Sudhachandran is alleged to be guilty of fraud into the business by corrupting the data related to the stocks available with the firm. He has come to the notice of the firm. It has come to the notice of the firm that stock figures are tampered with a view to understate the profit, and thereby the partner is guilty of breach of trust to the partners of the firm. Also, some of the invoices regarding the goods purchased have not been recorded in the stock registers maintained for the said purpose. The stock quantity underlying into the godown of the firm
also do not match with that of the figure as stated in stock register. Ravichandran is ये alleged to तो be पहला guilty पार्ट of डन हो गया। एक तो सुधा जी चंद्रन हो गया। सुधा अब चंद्रन ने दूसरा ये किया हुआ स्टॉक में बंगलिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। जी नाउ जी नेक्स्ट। Ravichandran is alleged to be guilty of unsound mind as he entered into a quarrel with the other 5 partners of the firm in a public place. A FIR regarding of the said quarrel was filed in the nearby police station, and the police took away the Ravichandran into his custody, and it is only after that he got bail on a bail given by a relative of the Ravichandran that he could be released from the police custody. He stay in the police custody for 2 days. ठीक है। तो ये बेल का स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देता हूँ। बेल इसमें ये कॉटन वाला बेल हो गया, इसमें ये बेल कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। Dinanath and Dinanath, an aged partner of the firm, lost all his family members in the COVID pandemic prevailing in the country and become of unsound mind due to this fact. He is of the age of 93 years as on that date and is undergoing a treatment in Apollo Hospital, Delhi for this cause. तो ये है कुछ, ठीक है। अच्छा एक बार ना हम क्या करते हैं कि एक बार ना पार्टनरशिप एक्ट भी खोल लेते हैं। Okay. पार्टनरशिप एक्ट एक बार खोल लेंगे तो सही रहेगा। अब पार्टनरशिप एक्ट आपको अगर देखना हो कहां से देखोगे आप? पहले हम अपनी साइट पे चलते हैं। ये मेरी साइट है, कभी गए हो आप मेरी साइट पे? नहीं, नहीं गए। कोई भी गया गया है? क्योंकि कोई भी नहीं गया। मैं गया था। आप गए? अच्छा आप देख लो, हमने बहुत सारा मटेरियल इस पे डाल रखा है अपनी साइट पे। हम्म। ना सिर्फ आईबीसी से रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे आईबीसी है, आईबीसी पर हमने क्लिक किया तो इसमें ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप एक्ट नजर आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा है? जी जी भी डाउनलोड हो रहा है। हाँ ठीक है जी। चलिए ये इसमें सेक्शन आ गया, हमें क्या सेक्शन 33 पे जाना? 33 था ना? जी मेल मतलब जो वहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सेट तो बना लेते हैं अपन तब तक। एक दिन तो ये रिटायरमेंट है और ये एक्सपल्शन है 33। मतलब कागज तैयार कर ये 33 आ गया, और ठीक है जी। तो 33 अब हम इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, इतना कपड़ा काफी बस है सफिशिएंट ना? है सर। हाँ तो 33 बट एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। हाँ इसी पर चलते हैं। क्या कहता है ये 33 तो छोटा सा है। जी 33 आपको ले जाएगा 32 पर। ओके। तो 33 पढ़ लीजिए पहले। A partner may not be expelled from firm by any majority of the partners save in exercise in good faith of power confirmed by contract between the partners. और है ये एक्चुअली, और है ये, ऑफ नहीं है वो, कई बार ओके ऐसा हो जाए। हाँ तो देखिए अच्छा ऐसा ओके है, वो ये गुड कहता है फेथ। कि भाई ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी से सब काम हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जी मान लो 3 आदमी हैं, 2 आदमी आपस में मिल जाए यार इसको निकालना है, तो नहीं निकाल ओके सकते। आपका काम गुड फेथ में होना चाहिए वो। ओके ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको निकाल दो आप। तो या तो गुड फेथ में हो या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट पावर दी गई हो। ओके And provisions of subsection 2, 3 and 4 of section 32
shall apply to an expelled partner as if he were a retired Retired partner. अब वो कह रहा है 2, 3 और 4 सेक्शन 32 के देख लो। 33 हम्म। आपको ले गया कहां पर? 32 पर। 32 पे। तो 32 देख लेते हैं। 32 नीचे गया। ये है जी 32। हाँ जी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हाँ, ए पार्टनर मे रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। अब देखिए इसमें क्या फर्क है। इसमें फर्क ये है कि रिटायरमेंट के केस में तो सारे पार्टनर की कॉन्सेंट है, जी ठीक है। एक्सपल्शन में मेजोरिटी से भी हो सकता है, ओके लेकिन मेजोरिटी गुड फेथ में होनी चाहिए। ओके क्योंकि 33 हमने पढ़ा था ना अभी। 33 जी में क्या पढ़ा था? गुड फेथ मे नॉट बी आर एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय एनी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स सेम इन एक्सरसाइज इन गुड फेथ, ठीक है। और वो 2, 3 और 4 की बात करता है, 1 की बात नहीं करता 32 में। मतलब रिटायरमेंट में तो क्या होगा, सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट है। एक्सपल्शन में मेजोरिटी से भी हो सकता है, लेकिन But गुड good फेथ में होना faith. चाहिए। आप बी और सी और डी पढ़ लेते हैं। बी सी डी क्या है? in accordance with the express agreement by the partners. Now suppose there is an express agreement between the partners that okay, they have the power to expel any partner by majority, by simple majority, by 3/4 majority, जो भी लिखा होगा उस एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब राइटिंग में एग्रीमेंट होगा नॉर्मली, Right. है ना। या तो एग्रीमेंट होगा तो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। Where the partnership is at will, by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the constituted firm after he had acknowledgement of the retirement. Third, notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partner to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement. Provided that a retired partner is not liable to any third party who deal with the firm without knowing that he was a partner. Notice under subsection 3 may be given by retired partner or any partner of the constituted firm. बस ठीक है। अब क्या हुआ इस 33 में? क्या बोल रहे हैं? 33 में बोल रहा है कि आप सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 देख लीजिए। नाउ सपोज यू एक्सपेल ए पार्टनर, ठीक है। नाउ इफ यू एक्सपेल ए पार्टनर ही मे नॉट गिव नोटिस, है ना। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है कि नोटिस में बी गिवन बाय द रिटायर्ड पार्टनर और बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो जो दूसरे पार्टनर है वो भी नोटिस दे सकते हैं कि भाई वी हैव एक्सपेल्ड हिम एंड ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फर्म। कई बार हमने पेपर में देखा होगा, पेपर में देखा होता ना कि भाई मिस्टर रामलाल ही इज नो मोर ए पार्टनर इन अवर फर्म, है ना। द फर्म हैज सीवर्ड ऑल हिज कनेक्शंस विद द फर्म, है ना, एंड द फर्म विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स डन बाय हिम, है ना। कई बार हमने पेपर में देखे होंगे, ऐसे ऐसे आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले तो नोटिस कौन दे सकता है? अभी हमें 32 एंड 33 वी हैव टू रीड, दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, क्योंकि 33 इज टेकिंग अस टू 32। 32 में क्या कह रहा है? एक तो नोटिस की बात कर रहा है। तो नोटिस कैन बी गिवन बाय द एक्सपेल्ड पार्टनर, इट मे बी गिवन बाय द पार्टनर्स हु हैव एक्सपेल्ड हिम, है ना। दूसरे पार्टनर भी दे सकते हैं। अब लायबिलिटी की बात आएगी। अब ना मान लीजिए यू हैव एक्सपेल्ड ए पार्टनर, तो वो कब तक लायबल होगा? अब ये लायबल की बात आएगी, पहली बात तो आएगी कि वो किस टाइप का पार्टनर है। सपोज इज ए स्लीपिंग पार्टनर, नोबडी एल्स नोज अबाउट हिम, तो उस केस में वेदर ही विल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज। ये देखिए हाँ, थर्ड में प्रोवाइजो क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट ए रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म without knowing that he was a knowing that he was a partner. मान लो वो पार्टनर का पता ही नहीं था किसी को,
ही वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर ओनली, पार्टनर को पता था, बाकी किसी दुनिया को पता नहीं कि वो पार्टनर है। जी। तो उस केस में क्या होगा, ही विल नॉट बी लायबल टू थर्ड पार्टी। ठीक है। उसके जी। बाद में वो कब तक लायबल होगा, अब ये भी देखिए, जब जी। तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। अब तब देखिए तक। दो बातें हैं। पहली बात कि पब्लिक नोज अबाउट हिम, पब्लिक डज नॉट नो। इफ पब्लिक डज नॉट नो, देन फिर ही इज नॉट लायबल टू प्रूव थर्ड पार्टी। पहला वाला तो बात क्लियर है। नाउ सपोज पब्लिक नोज, एवरीबडी नोज दैट इज ए पार्टनर। चला गया सर। लाइट चलेगी, 1 मिनट में अभी करते जस्ट अ मिनट। लाइट तो आ गया, लेकिन मैंने अब दूसरे से कनेक्ट किया था। 1 मिनट, एक आध मिनट लगेगा अभी। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? कोई बात नहीं।